स्टेट बीपीएससी की सीरीज को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम अपने बिहार पॉलिटी की सीरीज में पढ़ेंगे गवर्नर, जिसको हम भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। और आज भाग 1 में हम इसका ब्रीफ डिस्कशन या ओवरऑल डिस्कशन करेंगे पूरा गवर्नर का, और उसके बाद गवर्नर को लेकर क्या अन्य संवैधानिक प्रावधान है उनका चर्चा हम भाग 2 के अंतर्गत करने वाले हैं। ये बिहार का अपना राजनीतिक मानचित्र है और राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है कि कौन कौन से ऐसे पॉलिटी के ऑर्गन्स हैं जो किसी स्टेट को रन करते हैं। जब किसी स्टेट को रन करते हैं तो हमने उसमें देखा था कि राज्य विधायिका की क्या संरचना है, राज्य कार्यपालिका अपने आप में कैसा होता है, राज्य की न्यायपालिका की क्या संरचना रहने वाली होती है, राज्य का लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे पास क्या प्रतिनिधित्व मिलता है, राज्य के स्थानीय निकाय, इनकी जो एक ब्रीफ संक्षिप्त जानकारी थी उन्हें लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करी है। उस लास्ट लेक्चर में जानकारी देने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल इतना था कि आपके पास जब अगले आने वाले कुछ अध्याय में कुछ लेक्चर्स में इसकी डिटेल जानकारी यानी कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी तो आपके पास एक जनरल इंप्रेशन सामान्य परिचय इन विषयों का होना चाहिए। अगर सामान्य परिचय का अभाव हमारे पास बना रहता है तो संभवतः विषयों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हमको आ सकती है, और जब आ सकती है तो अपने विषय को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये बिहार का राजनीतिक मानचित्र है। इस राजनीतिक मानचित्र का हम लोग कई बार अध्ययन कर चुके हैं, और जब अध्ययन कर चुके हैं तो हमने इसका कई बार अपने यहाँ पे चर्चा परिचर्चा भी करी है। इस परिचर्चा परिचर्चा को हम लास्ट कई लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसलिए अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार के राज्यपालों का इतिहास क्या रहा है और महत्वपूर्ण जो कालखंड हुए हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्यपाल बिहार के रहे। तो बिहार के जो पहले राज्यपाल जो स्वतंत्रता से पहले के रहे वो रहे थे सर जेम्स डेविड स्टीफन्स। सही है, सर जेम्स डेविड स्टीफन्स। कब से रहे? तो ये रहे 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल रहे। हम जानते हैं कि कॉलोनाइज्ड की इरा थी और कॉलोनाइज की इरा में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वही राज्यपाल बन सकते थे, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सर जेम्स डेविड स्टीफन्स बिहार के पहले राज्यपाल बनते हैं। अब बात आती है स्वतंत्रता की। जब स्वतंत्रता का समय आता है तो बिहार को अपना पहला भारतीय राज्यपाल मिलता है, और जब भारतीय राज्यपाल मिलता है तो उनका नाम था जय रामदास दौलत राम, और ये रहे 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल रहते हैं जयराम दौलत राम, और इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी करा गया था। तो ये जो इमेज है मैंने उन्हीं के नाम के डाक टिकट से यहाँ पर ली है। फिर आता है हमारा रिपब्लिक होने का समय। जब रिपब्लिक होने का समय आता है तो हम इनकी बात करते हैं, तो इस बात में हमारे पास श्री माधव श्री हरि अणे निकल कर आते हैं, और आज जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं वह है राजेंद्र आर्लेकर। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से मिलता हुआ नाम है, लेकिन इनका नाम है डॉक्टर श्री राजेंद्र आर्लेकर, और ये 17 फरवरी 2023 से अभी वर्तमान तक, जब तक हम इस लेक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं बिहार के राज्यपालों को देख रहे हैं, तब तक यह यहाँ बिहार के राज्यपाल हैं। तो इन 4 राज्यपालों के नाम पर हम बिहार के राज्यपालों का इतिहास देखते हैं। अब देखते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान क्या रहते हैं। तो जब संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो हमारे पास आता है अनुच्छेद 153, और अनुच्छेद 153 प्रावधान करता है राज्यपाल का, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। देयर शैल बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी, ड्यूटी बाउंड करा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या रहा गया, शैल बी यानी कि ड्यूटी बाउंड करा गया है। द गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द 2 और द मोर स्टेट। इसके अधिक संवैधानिक प्रावधान करा गया, और जिसके माध्यम से बोला गया कि कोई भी एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि अगर राजेंद्र आर्लेकर जो इसमें वर्तमान के गवर्नर हैं उनके पास केवल बिहार का ही दायित्व है, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी और राज्य में भी हमें राज्यपाल की आवश्यकता है लेकिन पद अभी खाली है, ये आने वाले समय खाली होने वाला है, तो अगर सुगम परिस्थितियां बनती है तो किसी एक राज्यपाल को या बिहार के राज्यपाल को ये अतिरिक्त दायित्व दिया जा सकता है। जब ये अतिरिक्त दायित्व दिया जा सकता है तो बिहार के राज्यपाल के साथ साथ उस राज्य के राज्यपाल का दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। इस प्रकार संवैधानिक प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि कोई एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, क्योंकि संविधान ये प्रावधान करता है कि देयर शैल बी द गवर्नर ऑफ द ईच स्टेट। अगर राज्य है तो उसका एक राज्यपाल होगा। तो उसी संवैधानिक प्रावधान में आकस्मिक परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में कोई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक समय में हो सकता है। अब आर्टिकल 155 आता है। आर्टिकल 155 प्रावधान करता है नियुक्ति का, और जब नियुक्ति की बात आएगी तो बोला गया कि गवर्नर जो राज्य के राज्यपाल होंगे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड, यानी कि उनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षरित
प्रपत्रों के माध्यम से करी जाएगी। अर्थात 153 प्रावधान करता है कि एक राज्य में राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 प्रावधान करता है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे की ओर बात बढ़ाते हैं। जब आगे की ओर बात बढ़ाते हैं तो आर्टिकल 155 और 157 ये क्या प्रावधान करते हैं हमारे पास। 155 कहते हैं देयर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यह प्रावधान हमारे पास कौन करता है, तो यह प्रावधान हमारे पास करी है अनुच्छेद 155, जिसको हमने अभी चर्चा करी थी। अब 155 और 157 के बीच के सह संबंध का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और नंबर 2, अगर कोई किसी व्यक्ति को भारत का राज्यपाल बनना है, अगर किसी व्यक्ति को भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसके पास कुछ अपनी योग्यताएं होनी चाहिए। जब उन योग्यताओं की बात आएगी तो वो योग्यताएं डिस्कस करी जाएंगी अनुच्छेद 157 के अंतर्गत। तो क्या कहते हैं, द गवर्नर्स क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि केवल उसके पास 2 ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्हताएं, और उसके अनुसार वह भारत का नागरिक होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवास करता है और भारत का नागरिक नहीं है तो वह राज्यपाल नहीं हो सकता। कोई डिप्लोमेट हो सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति जो फॉर द टाइम बिंग भारत में रह रहा है। सपोज करिए कि बांग्लादेश की जो निर्वासित प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो इस समय भारत में निवास कर रही है। वो भारत में निवास कर रही है तो भले वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रह चुकी है, लेकिन वो भारत के राज्यपाल का दायित्व निर्वहन नहीं कर सकती है क्योंकि वह भारत की नागरिक नहीं है। तो पहली योग्यता ये है अनुच्छेद 157 के अनुसार कि वह व्यक्ति जो भी भारत का राज्यपाल बनना चाह रहा है या बनने वाले हैं उन पे योग्यताएं देखी जाएंगी। तो पहली योग्यता ये होगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता ये है कि उनकी आयु कम से कम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 35 वर्ष की होनी चाहिए। अर्थात जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनेगा वो 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाला व्यक्ति होगा। अगर हम भारतीय संविधानों के प्रावधानों के अनुसार आपकी आयु की गणना करते हैं तो आपको 18 वर्ष की आयु में मत अधिकार देने का अधिकार मिलता है। 21 वर्ष की आयु में आप सरपंच या प्रधान बन सकते हैं। 25 वर्ष की आयु में आप एमएलए या एमपी बन सकते हैं। 30 वर्ष की आयु में आप एमएलए और एमपी बने वो एमएलसी और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। तो 25 वर्ष की आयु में आप एमएलए बन सकते हैं और एमपी लोकसभा बन सकते हैं। 30 वर्ष की आयु में आप एमएलसी बन सकते हैं अर्थात राज्य की विधान परिषद में जा सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं संसद में। और 35 वर्ष की आयु में आप उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती चली आती है आपको इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों में यह अधिकार और बढ़ते चले आते हैं। तो जब 35 वर्ष की आयु होगी तो आप राज्यपाल बन सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं या भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। आगे की ओर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 155 प्रावधान करता है कि भारत के जो भी राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। और अनुच्छेद 157 प्रावधान करता है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 का अनुसरण करते हुए राज्यपाल के रूप में की जाए तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अर्थात अनुच्छेद 155 से पहले अनुच्छेद 157 का अध्ययन उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। आगे देखते हैं। गवर्नर आर्टिकल 158 हमने 153 करा, गवर्नर होगा एक राज्य के लिए। 155 नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। 157 क्या क्या योग्यता अर्हताएं होनी चाहिए। और 158 अर्थात अनुच्छेद 158 द पर्सन बीइंग कंसिडर्ड अपॉइंटेड फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ पे क्या क्या उनके पास उनको त्यागना पड़ेगा तो उसके विषय में बात हो रही है। तो मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिए आयु 35 वर्ष से अधिक मांगी गई है तो यानी कि आपके पास अर्हता आ जाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो सकते हैं, आप एमएलए हो सकते हैं, एमएलसी हो सकते हैं, प्रधान वगैरह जो भी एक्सेट्रा हो सकते हैं, सब हो सकते हैं क्योंकि आपकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी है। लेकिन मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन जब नियुक्ति होगी, मेरे मुंह में ना एक छाला हो रहा है, मैं आपको लगातार कई लेक्चर से आवाज रिकॉर्ड करवाता आ रहा हूँ और उसकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है तो उसको रिकवर होने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इसलिए मेरे बोलते समय आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे मुंह में पानी वगैरह कुछ है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ 102 सेकंड का ताकि उसको डिसॉल्व किया जा सके। तो मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द एनी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि अगर वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या बिहार विधानसभा के
सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, तो जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो नियुक्ति होने के बाद जब वो अपना पद ग्रहण करने जाएंगे, उस पद को ग्रहण करने से पूर्व इन सबके वो मेंबर अगर हैं तो उनको वहां पर त्यागपत्र देना पड़ेगा। इफ अपॉइंटेड ही डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट, यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उनको माना जाएगा कि वे अपनी सीट को छोड़ देंगे। यह कौन प्रावधान करता है? अनुच्छेद 158 का क्लॉज उपखंड 1 इस बात का प्रावधान करता है। Should not be hold any office of the profit, और अनुच्छेद 158 कहती है कि इन सारी बातों से अलग यदि वह किसी लाभ के पद पर है, ऐसा लाभ का पद जो संसद के द्वारा परिभाषित, संसद की विधि द्वारा परिभाषित करा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से पद हैं जिन्हें लाभ की पद की श्रेणी या परिधि से बाहर रखा गया है। तो यदि आपने वह पद धारण कर रखा है जो लाभ के पद की परिधि के अंतर्गत नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके बाद यदि आपने वह पद धारण कर रखा है जो लाभ की श्रेणी परिभाषा परिधि के अंतर्गत आता है तो उस पद को भी आपको छोड़ना होगा। कब? नियुक्ति होने से पहले। आगे की ओर बात करते हैं। अब आर्टिकल 156, तो हमने 153 करा, 155 करा, हमने फिर 156 छोड़ा था, अब हम 156 के बारे में बात कर रहे हैं, टेन्योर। तो सामान्य रूप से देखिए संविधान में राज्यपाल के लिए कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं दे रखा है, सही है। तो इसके अनुसार समान रूप से माना जाता है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यपाल जो भी अपना पदभार ग्रहण करते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वे अपने दायित्व पर बने रहते हैं। और अगर राष्ट्रपति उनको नहीं चाहते तो एक सिंपल सा लेटर साइन होगा और उस लेटर के माध्यम से उनके पद से हटा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करते हैं? तो राष्ट्रपति यह कार्य करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार, यानी कि और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हेड करते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि सीधी सी बात यह है आप राज्य के राज्यपाल हैं। जब तक प्रधानमंत्री आपको चाह रहे हैं, बहुत औपचारिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री आपको चाह रहे हैं तब तक आप राज्य के राज्यपाल हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री की आंख में आप खटक जाएंगे उस दिन आप राज्य के राज्यपाल नहीं रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल प्रधानमंत्री की तरफ से प्रस्ताव आएगा मंत्रिपरिषद के पास और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को काट दे। इतनी हिम्मत मंत्रिपरिषद में साधारण रूप से होती नहीं है। मंत्रिपरिषद ये प्रस्ताव भेजेगी फिर राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और राज्यपाल को उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए बोला गया है कि प्लस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वे अपने पद को धारण करते हैं। सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है, क्योंकि संविधान में नए इलेक्शंस 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, राज्य विधानसभाओं का गठन 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसलिए 5 वर्ष एक आइडियल स्थिति है भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार। तो उसी प्रावधान में सामान्य रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल राज्यपाल का माना जाता है। कैन रिजाइन एट एनी टाइम, उनको त्यागपत्र देना है तो किसी भी समय में त्यागपत्र दे सकते हैं। ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन भारत के राज्यपाल एकमात्र ऐसा पद है जो भारत के राज्यों के अंतर्गत राज्य विधायिका और राज्य कार्यपालिका दोनों का भाग है, लेकिन ना तो वह निर्वाचित है और ना ही उसको हटाने के लिए संविधान में किसी प्रक्रिया का वर्णन करा गया है। यानी कि बहुत साधारण रूप से कोई एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु कम से कम 35 वर्ष है वो साधारण रूप से राज्य का राज्यपाल बन भी सकता है और बहुत ही साधारण रूप से उनके राज्यपालों के दायित्व से मुक्त भी किया जा सकता है। तो कैन रिजाइन एट एनी टाइम एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, जिसने नियुक्ति करी है उससे नीचे के पद को व्यक्ति को तो वो रेजिग्नेशन संबोधित कर ही नहीं सकते हैं, त्यागपत्र दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इस भारतीय संविधान के प्रावधान और विधि प्रावधानों के अनुसार जिसने आपकी नियुक्ति करी है वह व्यक्ति है, उससे उच्च पद का व्यक्ति ही आपको आपके पद से हटा सकता है। क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी गई और राष्ट्रपति से ऊंचा कोई दायित्व या पद भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है, इसलिए त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइड, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट जस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का जो संवैधानिक प्रावधान था, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन या परिभाषित करने से मना कर दिया। यानी कि जो व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान में पहले से चल रही थी वह व्यवस्था अभी तक चल रही है। और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सीधी सी बात यह है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहेगी कि इनको इनके पद से मुक्त कर दिया है तो राष्ट्रपति उनके पद से मुक्त कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का केवल एक आधार है और वो आधार ये है कि जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार उनके विचार विमर्श के अनुसार कार्य ना करें। जब वो कार्य नहीं करेंगे तो उन पर महाभियोग का चार्ज लग जाएगा। तो अगर मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि आप उनको हटा दीजिए तो वो फिर वहां से उनको हटा देते हैं।
हैज नो सिक्योरिटी एंड नो फिक्स्ड टर्म ऑफ द ऑफिस। हाँ, बात बल्कि सीधी थी, जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर लिया, तो पता लग गया कि उनकी कार्यकाल की कोई सुरक्षात्मक अवधि नहीं है और कोई निश्चित कार्यकाल उनको नहीं दिया गया है। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। आप राज्य के राज्यपाल बने, बिहार के राज्यपाल बने और 2 वर्ष आपको इस पद का दायित्व, 2 वर्ष आपको हो गए इस पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए, लेकिन अब आपका ट्रांसफर करने चाहते हैं राष्ट्रपति, तो वो आपका ट्रांसफर बिहार से सीधे तमिलनाडु की तरफ भी कर सकते हैं, जहां पे आप अगले 3 वर्ष के लिए अपनी सेवाएं सामान्य रूप से देंगे। समझिए 1 साल वहां पे बीत गया, 2 साल बिहार के हो गए, 1 साल तमिलनाडु के हो गए, अगले 2 वर्ष बचे हैं। इसमें आपको 6 महीने के लिए मध्य प्रदेश ट्रांसफर कर दिया, 6 महीने के लिए राजस्थान ट्रांसफर कर दिया, 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया, 6 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया। हो गए आपके 5 वर्ष पूरे और इस कालखंड में आप 6 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। यानी कि किसी भी समय आपका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए किया जा सकता है। आगे चलते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते। सैलरी अर्थात वेतन और अलाउंसेस अर्थात भत्ते। तो वेतन और भत्तों का निर्धारण किस प्रकार से होगा? तो सैलरी अर्थात वेतन और अलाउंसेस अर्थात भत्ते। सैलरी एंड द अलाउंसेस बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास्ड इन द 2018। अभी की जो सैलरी, वेतन और भत्ते हैं वह संविधान, वो भारतीय संसद के द्वारा जो पारित विधि हुई थी वर्ष 2018 में, उसके अनुसार राज्यपालों को दिए जाते हैं। द गवर्नर रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ 3,50,000। ये 33 हो गया है, इसको कर दीजिए आप 3,50,000। इन एडिशन टू दिस ही इज प्रोवाइडेड विद द फ्री रेजिडेंस। इसके साथ ही उनके पास एक घर, आवास की सुविधा रहेगी जिसके लिए उनको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अदर फैसिलिटीज, अन्य सुविधा और अलाउंसेस और भत्ते एज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके अलावा दूसरी सुविधाएं और भत्ते जो कि समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति उसके लिए राज्यपाल अपने अपने पात्रता रखते हैं। तो 3 मुख्यपूर्ण बात ये आ गई कि राज्यपाल का वेतन जिस प्रकार से उनका कार्यकाल, उसी प्रकार से उनका वेतन और भत्ते संविधान के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत व्याख्या नहीं करी गई है। इसका निर्धारण भारतीय संसद करेगी और भारतीय संसद एक विधि के माध्यम से इसका निर्धारण करेगी। जो अभी की सैलरी है वो लगभग 3,50,000 मंथ के रूप में आती है। इन एडिशन टू इट इज प्रोवाइडेड रेजिडेंस। इसके साथ ही उनको निःशुल्क आवास की सुविधा और अन्य सुविधा भत्ते उस प्रकार से मिलते हैं जो कि भारतीय संसद समय समय पर निर्धारित करती है। आगे देखते हैं आगे की व्यवस्था है। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो अब गवर्नर की विधायी शक्तियों की जब हम बात करते हैं, तो गवर्नर की विधायी शक्तियों की यदि आप चर्चा करेंगे तो गवर्नर की विधायी शक्तियों में आपको पता लगता है कि प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, वह किसी भी समय एक अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश। अभी अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य स्तर पर अध्यादेश का संवैधानिक प्रावधान हमको मिलता है। देखिए समझिए क्या होता है। यदि किसी विधि का निर्माण होना है तो उस विधि को हम जानते हैं कि यह विधि बिहार सरकार के माध्यम से करनी जा रही है। तो बिहार सरकार कोई अपनी एक विधि निर्माण करना चाहती है, तो जब वो विधि निर्माण करके उस विषय को संबोधित करना चाहती है कि समझे पंचायतों से संबंधित किसी नई विधि का निर्माण करना है जो 2006 में हुआ था, उसके बाद कोई नई विधि का निर्माण हमको करना है। आज है वर्ष 2024, 18 वर्षों में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बदली होंगी कि सोचते होंगे इन परिस्थितियों को हमको विधि सम्मति निवारण करना चाहिए, तो उसके लिए किसी विधि का निर्माण होगा। तो विधि के लिए प्रस्ताव आएगा, फिर राज्य मंत्रिपरिषद के पास, राज्य मंत्रिपरिषद उसको पास करेगी और फिर वो जाएगा राज्य विधायिका के पास। अब वो राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल में वो राज्य विधान परिषद के पास भी जा सकता है और राज्य विधानसभा के पास भी जा सकता है। वहां से वो पारित होकर जाएगा फिर राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर नोटिफिकेशन गैजेट के थ्रू इशू करा जाएगा और वह विधि अस्तित्व में आ जाएगी। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हो, कुछ आपातकालीन परिस्थिति हो, तो अगर हमको राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना है तो उस पर समय लग सकता है, फिर उसमें प्रस्ताव आएगा, फिर चर्चा होगी, यदि बीच में वह अटक गया तो और समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के पास आएगा, राज्य मंत्रिपरिषद के पास आएगा, और चूंकि अभी राज्य विधानमंडल अपने सत्र में नहीं है तो इसका लाभ लेते हुए सीधे राज्यपाल के पास चला जाएगा और राज्यपाल उस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे और गैजेट नोटिफिकेशन वो अपने अस्तित्व में आकर एक विधि के समान बन जाएगा। उसकी वही सारी शक्ति और वही बल होगा जो किसी विधि का होता है। बस उसमें प्रावधान ये है कि जब अगला सत्र राज्य विधानमंडल का आएगा तो उस सत्र में उसको पास करवाना होगा। तो अगले 6 माह और 6 सप्ताह का समय अधिक से अधिक इसके पास रहता है। अगर इतने कालखंड में वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है
सॉरी, वह अध्यादेश को राज्य विधायिका का समर्थन और राज्य विधायिका की प्रमाणिकता नहीं मिलती है, यानी कि उसके द्वारा पास नहीं होता है, तो फिर वह स्वतः ही अपने आप लैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व में होना उसका समाप्त हो जाएगा। तो यह होता है अध्यादेश। अध्यादेश कुछ विशेष परिस्थितियां, आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ आपातकालीन या विशेष परिस्थिति के अनुसार अध्यादेश लाया जाता है। तो यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है कि जो मंत्री परिषद के माध्यम से उनके पास पहुंचा है, पारित प्रस्ताव पहुंचा है, उस पर सिग्नेचर करेंगे, वो अध्यादेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा और इसका वही बल होगा जो राज्य विधायिका द्वारा पारित एक विधेयक का होता है। पावर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो चाहें तो वह किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित भी कर सकते हैं और ये अधिकार उनको अनुच्छेद 201 के अंतर्गत मिलता है। कैन रिटर्न एनी बिल एक्सेप्ट मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। वह राज्य विधायिका के द्वारा जो भी विधि सम्मत बिल पारित करा गया है उसको वह पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास दोबारा भेज सकते हैं। राज्य विधायिका से दोबारा जाएगा मंत्री परिषद के पास, मंत्री परिषद उसको पुनः पारित करके उसमें संशोधन करके फिर से राज्य विधायिका के पास भेजेगी, राज्य विधायिका उसको पारित करेगी और फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देंगे या उसको राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देंगे। नॉमिनेट 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और हमको पता है कि बिहार में 12 लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद के सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा वहां पर नामित करा जाता है। तो यह भी उनकी विधायी शक्ति है, जहां पर वो विधान परिषद के अंतर्गत 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप को, जो टोटल मेंबरशिप है वो इस समय विधान परिषद में 75 की है, उसका जो 1/6 निकल के आती है वो लमसम 12 की निकल के आ रही है। तो 12 सदस्यों को वहां पर नामित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो इस प्रकार से प्रमुख विधायी शक्तियों में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वह किसी बिल को रिजर्व संरक्षित करते हैं राष्ट्रपति के लिए, जिसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 201 के प्रावधान के अंतर्गत उनको दिया गया है। वह किसी बिल को राज्य विधान मंडल को दोबारा पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकते हैं और इसके साथ ही वह राज्य विधान परिषद के लिए 1/6 सदस्यों को वहां पर नामित कर सकते हैं। हमने कहा हमारे पास 6 राज्यों के विधान मंडल ऐसे जो द्विसदनात्मक हैं, उसमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश है और एक हमारा पास महत्वपूर्ण बिहार है, तीसरा हमारे पास हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा हमारे पास कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि जो उनके पास विधान परिषद का सदन है उसमें जो 1/6 सदस्य होंगे कुल सदन की सदस्य संख्या का, उनको वह नामित करते हैं। और बिहार में ये जो टोटल नंबर निकल के आता है, ये नंबर निकल के आता है अपने आप में 12। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। तो और है फिर हमारे पास धन्यवाद। तो ये हमारे पास गवर्नर का पहला भाग था। अब हम दूसरे भाग में कुछ और संवैधानिक प्रावधानों का गवर्नर के संबंध में और उसके कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति है उनकी चर्चा भाग 2 के अंतर्गत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई प्रश्न है तो मुझे लिख के बताइए, किसी प्रश्न का सार्थक उत्तर चाहिए तो वह भी मुझे बताइए, मैं उसका उचित उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि ज्ञान का वर्धन हो रहा है तो फिर गुरु दक्षिणा दीजिए और इसको अधिक से अधिक साझा करिए। बने रहिए चहल अकेडमी के साथ। मिलते होंगे लेक्चर में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।